सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज 12 से आज के इस ई लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी में पेपर जो फर्स्ट है अपना फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वाला, उसमें हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी, तो उसी में आज अपना एक टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट, उसको पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बच्चों, हालांकि ये जो क्लोरोप्लास्ट टॉपिक है ये आपने अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक है तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फाइनल ईयर के दोनों बच्चों के लिए, दोनों के लिए काम आएगा। तो इसीलिए हम इसको आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपको जैसे पता है कि हमारी जो कोशिका होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है हमारे शरीर की, उस कोशिका में अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, पेरोक्सिसोम है, ठीक है। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी एक कोशिका अंगक है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक के साथ पढ़ना आवश्यक हो जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही जो क्लोरोप्लास्ट है उसको भी सेमी ऑटोनोमस जो है माना जाता है, क्योंकि इसमें अपना खुद का जो है डीएनए होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन निर्माण की क्षमता होती है, खुद के रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब हम इसको आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की परासंरचना। क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स हैव डिस्क शेप्ड और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ बताया जा रहा है कि जो उच्च पादप होते हैं बच्चों, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना होती है वो डिस्क के समान अथवा अंडाकार होती है, और उसकी जो लंबाई और जो व्यास होता है तो 10 माइक्रोमीटर जो है उसकी लंबाई होती है लगभग, और 2 से 4 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर या व्यास होता है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। अब आगे, एल्गल स्पीशीज कंटेन लार्जर क्लोरोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट शेप्ड। बच्चों, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको विस्तार से पढ़ा है कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल कोशिका होती है, उसकी जो विभिन्न शैवाल कोशिकाएं होती है उसमें अलग अलग शेप्स के जो हैं क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे कि स्पायरोगोरा में आपने पढ़ा होगा, स्पायरल होता है, क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड होता है, सर्कुलर बैंड्स के रूप में पाया जाता है, आदि आदि। तारेनुमा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार होते हैं। तो द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल इज 1 to 2 इन एल्गी। अब देखिए, जो शैवाल कोशिका होती है उसमें एक कोशिका के अंदर 1 या 2 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि while in higher plants several chloroplasts occur in each cell। हम बात कर रहे हैं एल्गी की कोशिका में जो है एक कोशिका में 1 या 2 आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, जबकि जो उच्च पादप की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें संख्या में अनेक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में, ठीक। अब देखिए, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं स्लाइड को, फिर आपको मैं उसका डायग्राम दिखाऊंगा। क्लोरोप्लास्ट आर इनक्लोज्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन इनवलप, ठीक है। तो आपको बच्चों पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही जो हरित लवक होता है वो भी दोहरी झिल्ली से परिबद्ध
कोशिकांग है। ठीक है, बाहर की तरफ बाह्य झिल्ली पाई जाती है, अंदर की ओर अंतःलवकीय झिल्ली पाई जाती है, और दोनों के बीच में स्थान होता है। और जो स्थान होता है, द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो बाह्य और आंतरिक जो झिल्ली है उसके बीच में जो स्थान पाया जाता है उसको इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहा जाता है। अंतः लवकीय झिल्ली अवकाश। लाइट माइक्रोस्कोप शोज द क्लोरोप्लास्ट टू बी कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना में सबसे बाहर की ओर बाह्य झिल्ली, अंदर की ओर अंतः झिल्ली, और दोनों के बीच में अवकाश या स्पेस पाया जाता है। अब इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट है उसको मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं, जो उसको जिसे हम मानते हैं कि ये मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना है। वो दो भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट टू बी कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट इज ग्रेना एंड सेकंड इज एमोर्फस स्ट्रोमा। तो दो पार्ट हो गए इसके, पहला हो गया ग्रेना, दूसरा हो गया स्ट्रोमा। ठीक है, इन विच ग्रेना इज सस्पेंडेड। जो स्ट्रोमा जो पार्ट है बच्चों, एमोर्फस जो स्ट्रोमा पार्ट है उसके अंदर ही जो ग्रेना पार्ट है वो निलंबी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ए सिंगल क्लोरोप्लास्ट में कंटेन 50 और मोर ग्रेना। ठीक है, तो एक जो सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें 50 या उससे भी अधिक जो ग्रेना है वो निलंबित अवस्था में पाए जा सकते हैं। ईच ग्रेनम मेजरिंग 0.5 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर। ठीक है, ये इसका साइज हमने बात की। ठीक है, अब एक बार जो हमने पढ़ा उसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। सबसे बाहर की तरफ इसमें आउटर मेम्ब्रेन पाई जा रही है बच्चों। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज आउटर मेम्ब्रेन। उसके जस्ट बाद में है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के मध्य जो अवकाश पाया जा रहा है बच्चों उसको बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, इन तीनों संरचनाओं को मिला के हम क्लोरोप्लास्ट इनवलप कह सकते हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये तीनों जो है मिलके क्लोरोप्लास्ट इनवलप का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया था पहले। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ग्रेना और दूसरा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जो ग्रेनम होते हैं वो निलंबी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ग्रेनम को छोड़कर जो सारा का सारा स्पेस है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, अमोर्फस स्ट्रोमा। ये पूरा स्ट्रोमा का पार्ट है। स्ट्रोमा के अंदर निलंबी अवस्था में ग्रेनम पाए जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर जो है निलंबी अवस्था में, ये निलंबी अवस्था में पाए जा रहे हैं क्या, ग्रेनम। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि 50 या उससे अधिक ग्रेनम पाए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, इसको हम बाद में एक बार पूरा पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब हम ग्रेना की बात करते हैं। इन ग्रेना फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल थाइलेकोइड्स आर क्लोजली स्टैक्ड टुगेदर विद इन ईच थाइलेकोइड। ठीक है, देयर इज ए स्पेस नोन एज थाइलेकोइड स्पेस। मेम्ब्रेन्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली जॉइन द थाइलेकोइड्स ऑफ ग्रेना। अब देखिए बच्चों, काफी सारी ग्रेना देखिए बच्चों, ये हो गया ग्रेना पार्ट अपना।
एक मिनट दीजिए। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, बहुत सारे थाइलेकॉइड्स, एक के ऊपर एक, ठीक है, ये सब थाइलेकॉइड्स हैं। काफ़ी सारे थाइलेकॉइड्स एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम बड़ा होता है और जो ग्रेनम होते हैं वो कई सारे थाइलेकॉइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा था मैं। ठीक है, अब दो थाइलेकॉइड के बीच में भी जो है स्पेस पाया जाता है, जिसे हम थाइलेकॉइड स्पेस बोलते हैं। एक के ऊपर एक कई सारी थाइलेकॉइड्स मिल रही है, उन थाइलेकॉइड्स के मध्य में थोड़ा स्थान पाया जा रहा है, जिसे हम थाइलेकॉइड स्पेस बोल रहे हैं। और साथ में ही ये जो थाइलेकॉइड संरचना है, इनकी भी एक झिल्ली होती है अपनी, जिसे हम थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो चुका है। क्लोरोप्लास्ट इनवलप हमने समझ लिया है, ग्रेना और स्ट्रोमा हमने समझ लिया है, थाइलेकॉइड्स के बारे में पढ़ लिया है हमने। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, स्फेरिकल पार्टिकल्स 8 से 11 नैनोमीटर जो है डायमीटर होता है, इमर्जेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इनटू स्ट्रोमा स्पेस। These particles are similar to the spherical particles found on the mitochondrial crystal. These particles contains CF1, a protein complex which plays an important role in ATP formation. Next, CF1 is attached to the thylakoid membrane by a complex of hydrophobic proteins called CF0. The complex CF0 functions as a transmembrane channel through which protons or H plus pass to CF1 ATP synthesis take place। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, क्रिस्टी। ठीक है, वो क्रिस्टी जो है वो स्थान है जहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में भी एक विशिष्ट स्थान होता है जहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। अब ये किस स्थान पर संपन्न होती है, तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था थाइलेकॉइड। ठीक है, ये मान लीजिए ये थाइलेकॉइड है एक। ठीक है, तो इसकी सतह पर कई सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए होते हैं ऐसे। इसको हम अगर इनलार्ज करके देखें तो वो दिखेगा हमें कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक थाइलेकॉइड है। ठीक है, अब इसमें बाहर की ओर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं CF1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और दूसरा एक है उसके भीतर की ओर CF0 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये दोनों प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों हरित लवक में या क्लोरोप्लास्ट में एटीपी फॉर्मेशन की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ग्रेना के अंदर थाइलेकॉइड्स होते हैं, थाइलेकॉइड से लगी हुई एक संरचना होती है CF1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और CF0 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये दोनों कॉम्प्लेक्स मिलकर एटीपी सिंथेसिस की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। अब कैसे करते हैं दोबारा एक बार देख लेते हैं। डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं। स्फेरिकल पार्टिकल्स इमर्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इनटू स्ट्रोमा स्पेसिस। वही बात बोल रहा है कि थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से कुछ जो स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं वो स्ट्रोमा की तरफ निकले होते हैं। वो वैसे ही होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल होते हैं इनमें CF1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हरित लवक के अंदर एटीपी निर्माण में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। ठीक है,
अब CF1 तो बाहर की तरफ हो गया, अब CF1 अटैच टू द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। CF1 जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो एक विशिष्ट प्रकार के हाइड्रोफोबिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स CF0 से जुड़ा होता है, ठीक है। और द कॉम्प्लेक्स जो ये CF0 कॉम्प्लेक्स होता है फंक्शंस क्या फंक्शन करता है, यह एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का निर्माण करता है जिसके द्वारा जो H+ आयन होते हैं ये CF1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में जाते हैं ATP संश्लेषण के लिए, ठीक है। CF1 जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है एक टनल का निर्माण करता है जिसके थ्रू जो है H+ आयन CF1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं ATP सिंथेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब ये वाला जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी जारी रखेंगे, तो ये लेक्चर में अभी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।